वासना का खेल। मुग्धा का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। पूरा शरीर अंग दर्द से टूटा हुआ था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। जैसे तैसे वह सब्जी काट रही थी, तभी उसका छोटा देवर राज पानी पीने आया। मुग्धा की हालत देखकर उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा क्षीण स्वर में बोली। सुबह तो मैं ठीक थी, दोपहर से अचानक बुखार आ गया। अरे, फिर क्यों खाना बना रही हो? मैं कुछ स्विगी से मंगवा लेता हूँ, राज ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। तुम तो बस बाहर का खाने का बहाना ढूंढते रहते हो। कुछ मत मंगाओ, मैं ठीक हूँ, जल्दी ही खाना तैयार हो जाएगा। मुग्धा बोली, ठीक है, नहीं मंगवाता बाहर का खाना। दादा को बताया आपने? राज ने पूछा। नहीं रे, विनय वैसे भी परसों आने वाला है। उसे बताऊंगी तो बेकार ही चिंता करेगा, मेरा बुखार उतर जाएगा। मुग्धा समझाते हुए बोली। पर राज की चिंता कम नहीं हो रही थी, मगर मुग्धा ने उसे दिलासा दिलाया। कुछ नहीं है, बस हल्का सा बुखार है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनाते ही बुला लूंगी, म्हणजे खाना बनते ही बुला लूंगी। मुग्धा की नकल करते हुए राज ने चाकू उसके हाथ से छीन लिया और बोला, आज मैं खाना बनाऊंगा, आप जाकर आराम करो। नहीं नहीं, लेट गई तो और बीमार पड़ जाऊंगी। मुग्धा मानने को तैयार नहीं थी, फिर बोली, चलो हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। और दोनों साथ में रसोई में लग गए। मुग्धा का पति विनय कंपनी के काम से 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। इतना प्रेम करने वाला पति पाकर मुग्धा अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश थी। वह खुद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। सास ससुर गांव में रहते थे और मुग्धा का 21 वर्षीय देवर राज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, इसलिए उनके साथ ही रहता था। जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था। कमी बस यही थी कि 10 साल के सुखी वैवाहिक जीवन के बाद भी मुग्धा और विनय को संतान सुख नहीं मिला। अब मुग्धा 35 साल की हो चुकी थी। जब वह अपनी उम्र की शिक्षिकाओं को अपने बच्चों के साथ देखती थी तो उसे बहुत दुख होता। इसी पीड़ा के कारण उसने अब डायरी लिखना शुरू कर दिया था। राज ने सब्जी बनाई, मुग्धा ने रोटियां। फिर राज ने जिद की कि भाभी, आप बैठ जाइए, मैं ही रसोई समेटता हूँ। मुग्धा थकी हारी कुर्सी पर बैठ गई। सिर पीछे टिकाकर उसने आंखें मूंद ली। राज ने उसे हिलाकर पूछा, भाभी, सो गई क्या? कोई उत्तर नहीं मिला। वह गहरी नींद में थी। राज की नजर उस पर ठहर गई। बत्ती बुझाई और वासना से अंधा होकर अपनी भाभी का बलात्कार किया। उसके बाद राज हाँफते हुए बोला, अब उतरेगा तुम्हारा बुखार भाभी, मैंने इलाज कर दिया है। वह बेशर्मी से मुग्धा के नग्न फोटो मोबाइल से खींचने लगा। उसी समय टेबल पर रखा विनय और मुग्धा का फोटो प्रेम हवा से गिरकर टूट गया। मगर राज पर अब पागलपन सवार था। कपड़े पहनते पहनते राज की नजर मुग्धा की डायरी पर पड़ी। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अब तक संतान न होने की वजह से बहुत रोई हूं, पर अब नहीं। अब मेरा बेटा तो मेरे साथ ही था और मैं उसे पहचान न सकी। आज भी तो मेरा बेटा ही है ना। हम उसे कानूनी तौर पर गोद लेने वाले हैं। यह पढ़ते ही राज कांपने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जोर जोर से रोने लगा। मैंने क्या कर डाला? जिस भाभी ने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया, उसी पर मैंने पवित्र देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। हे भगवान, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? उसने बेहताश अपने मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। फिर थक कर मुग्धा को कपड़े पहनाए, उसके पांव पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया और घर से भाग निकला। अगली सुबह 8 बजे के करीब मुग्धा को किसी ने झकझोर कर उठाया। उसका सिर भारी था। घर में लोगों की भीड़ लगी थी। एक आदमी कह रहा था, भाभी देवर के रिश्ते पर इन लोगों ने कलंक लगाया है। यह सुनकर मुग्धा को बिजली का झटका लगा। वह हतप्रभ होकर देखने लगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, आपका देवर राज का शव नदी में मिला है। उसने कल रात आत्महत्या कर ली। मुग्धा का दिल
जोर से धड़कने लगा। वह उठी मगर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। एक महिला कांस्टेबल ने उसे संभाला और राज के मोबाइल में लिए हुए फोटो दिखाकर पूछा, कल रात ये सब मौज मस्ती करते हुए तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया कि बेचारे ने जान दे दी? फोटो देखकर मुग्धा को भयानक धक्का लगा। उसे लगा कि उसके साथ कुछ जबरदस्ती हुई है, मगर मन मानने को तैयार न था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर ने इशारा किया कि अभी उससे पूछताछ न की जाए। औपचारिकताएं पूरी करके पुलिस चली गई। धीरे धीरे भीड़ भी छट गई। तभी विनय का फोन आया। मैं आ रहा हूँ, डरो मत। मगर मुग्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस सुनती रही। उसकी नजर शून्य में अटकी थी, जहां उसे बचपन का राज दिखाई दे रहा था। दोपहर तक विनय घर पहुंचा। दौड़कर कमरे में आया। मुग्धा अभी भी बिस्तर पर बैठी थी, खाली निगाहों से। विनय ने पुकारा, कंधे पर हाथ रखा। तभी मुग्धा का निष्प्राण शरीर एक और ढल गया। मुग्धा, मुग्धा! विनय चिल्ला उठा। मगर राज के बाद मुग्धा भी इस दुनिया से चली गई थी, कभी न लौटने के लिए। विनय ने जब मुग्धा का निष्प्राण शरीर देखा तो उसकी आत्मा रो पड़ी। एक ही पल में उसका घर, उसका परिवार, उसका जीवन सब उजड़ चुका था। अगले दिन पुलिस फिर से पूछताछ के लिए आई। इंस्पेक्टर ने मोबाइल में मौजूद तस्वीरें दिखाई और बोला, आपकी पत्नी और आपके भाई के रिश्ते पर शक है, हमें गहराई से जांच करनी होगी। विनय ने कांपते स्वर में कहा, नहीं साहब, यह सच नहीं है, मेरी पत्नी निर्दोष है। इंस्पेक्टर ने ताना मारा, सब पति ऐसे ही कहते हैं, पर तस्वीर झूठ नहीं बोलती। विनय ने कुछ देर सोचा और फिर कमरे से मुग्धा की डायरी लेकर आया। कांपते हाथों से बोला, साहब, इसमें पूरी सच्चाई है। मेरी पत्नी राज को अपना बेटा मानती थी। हम उसे कानूनी रूप से गोद लेने की तैयारी कर रहे थे। पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, राज भी तो मेरा बेटा ही है ना। मैं उसे हमेशा अपने बच्चे जैसा ही मानती हूँ। अब मैं और विनय उसे कानूनी तौर पर गोद लेंगे। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, लेकिन मेरे जीवन में राज है। यही मेरे सबसे बड़ी दौलत है। इंस्पेक्टर और वहां मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए। विनय रोते हुए बोला, मेरी पत्नी पवित्र थी। राज ने एक गलती की, लेकिन उसका पश्चाताप भी इतना गहरा था कि उसने अपनी जान दे दी। आप चाहे तो राज को अपराधी मान ले, लेकिन मेरी पत्नी को दोषी मत ठहराइए। वह सिर्फ और सिर्फ एक मासूम औरत थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। उसने मोबाइल के फोटो मिटा दिए और बोला, आपकी पत्नी पर कोई दाग नहीं लगेगा। हम रिपोर्ट में यही लिखेंगे कि राज ने आत्महत्या की और आपकी पत्नी का इससे कोई लेना देना नहीं था। भीड़ में खड़े लोग, जो अब तक फुसफुसाकर मुग्धा को दोषी ठहरा रहे थे, चुप हो गए। समाज के सामने सच आ चुका था। विनय ने मुग्धा के पार्थिव शरीर के पास बैठकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी इज्जत मैंने बचा ली मुग्धा। अब ये दाग कभी कोई नहीं लगा पाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। यह घटना पूरे मोहल्ले के लिए एक सबक बन गई। लोग समझ गए कि तस्वीरें और अफवाहें सच का प्रमाण नहीं होती। रिश्तों की मर्यादा और किसी के चरित्र पर प्रश्न उठाने से पहले सच को जानना जरूरी है।